नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन की यूट्यूब चैनल पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जहाँ जहाँ पे साइंस आते हैं थोड़ी सी गले में खिचखिच है, दूर हो जाएगा, बस आप लोग पढ़ लो ठंडा आके। जहाँ जहाँ पे साइंस आते हैं सबके लिए बहुत बेहतरीन लेक्चर होंगे आपके। अब हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एक तरह से टारगेट रखकर ये पढ़ाया जा रहा है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हमने फिजिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया, और जो केमिस्ट्री के जो पार्ट थे थोड़े मोड़े, जो जहाँ से प्रश्न आते हैं, है ना, मेटल हो गए, अम्ल हो गए केमिस्ट्री में थोड़े से, उसको हमने पढ़ा दिया। आज से बायोलॉजी स्टार्ट है। बायोलॉजी आपको पता है आपके यूपी टेट के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है इसका, और आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है इसका। आप लिखोगे, फिगर बनाओगे। आज थोड़ी बेसिक बात करेंगे, यानी कि जो हमारा जीवों का वर्गीकरण है, पादप जगत है, जीव जगत है, विटेकर द्वारा, है ना, जो हमारे कार्लिनियस थे, इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, लैमार्क द्वारा जो बातें कही गई, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुछ कहते हैं ना, साइटोलॉजी विज्ञान किसे कहते हैं, साइटोलॉजी, या फिर हम कहते हैं मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। जितने भी अध्ययन हैं जुड़े हुए, आज पूरा का पूरा हम बकेंगे। आप लोग छापना, बहुत बेहतरीन तरीके से छापना। हर एक चीज हम इसी जगह खड़े हुए लिखते हुए बकेंगे। सभी प्रशिक्षु से वादा है, प्रॉमिस है कि आप लोग भी मुझसे प्रॉमिस करिए, जिस प्रकार से, जितनी शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं, उतनी शिद्दत से आप इस वीडियो को इतना शेयर करोगे कि आपके द्वारा जुड़े हुए प्रशिक्षु आपको धन्यवाद दें कि हाँ, हमें सही प्लेटफॉर्म पे, सही जानकारी वाले प्लेटफॉर्म पे जोड़ा गया। जहाँ पर सुबह सुबह हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब आपके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि डेली सुबह जो 7 बजे क्लास होती है सुपर टेट की, डेली जीके की, उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये आपके 60 नंबर में आएंगे सुपर टेट में। तो बताओ, 60 नंबर काट रहा है डेली? अगर देखोगे तो उससे बाहर नहीं होगा। अभी प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद इंडियन पॉलिटी, ये तीनों क्रम से चल रहे हैं। आप आओ, डेली फॉलो करो। आज 5वां लेक्चर आया है मतलब 5वां आज क्विज आया है 5वें नंबर का। इस तरह से हम जब तक पेपर नहीं होगा आप सुपर टेट का, उसको डेली कंटिन्यू किए रहेंगे। इसी तरह से पूरा प्लेलिस्ट भर जाएगा, लेकिन उसको हम जब तक 200 300 जितना बन सकता है उतना बनाएंगे। बस आप लोग डेली उसको फॉलो करिए। जो प्रशिक्षु भी देखना स्टार्ट कर रहे हैं, हम उनसे विनती करते हैं शुरू से देखेंगे। मात्र 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होता है बस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जीव विज्ञान के बारे में। जो यूपी टेट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी सारे क्लासेस कंप्लीट करा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में है, सब आप देख सकते हैं एक एक करके। अब जीव विज्ञान की बात आती है। हम जीव विज्ञान आज से स्टार्ट करें। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। जीव विज्ञान का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है मित्र, इस बात को याद रखना है। अच्छा, ये जो बायोलॉजी है मित्र, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताएंगे लैमार्क ने। 1801 में लैमार्क, ये जो फ्रांस के साइंटिस्ट हैं, लैमार्कवादी, आपने सुना होगा लैमार्कवादी, आपने पढ़ा होगा लैमार्कवाद, डार्विनवाद। लैमार्कवाद, डार्विनवाद, जिसमें क्या होता है कि जो जिराफ होते हैं वो पहले से झुक कर चलते थे, गधा की तरह या फिर घोड़े की तरह। बाद में क्या करते, कोशिश करते गए, अपनी गर्दन को बढ़ा लिए, उनका गर्दन ऊंचा उठ गया, जमीन पे घास फांस खत्म हो गए, उनका गर्दन बहुत ऊंचा हो गया। जिराफ की गर्दन पे देखो कितना बड़ा होता है, वो ऐसे से लिपेट लेते हैं गर्दन को अपने। तो ये सारी बातें जो लैमार्क ने किया, लैमार्क जो फ्रांस के थे साइंटिस्ट, इसके साथ ही साथ ट्रेवीरेना, क्या नाम था, ट्रेवीरेनस, ये भाई साइंटिस्ट थे जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर 1801 में बायोलॉजी का प्रयोग किया सबसे पहले। जीव विज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं और बायोलॉजी का प्रयोग इन्हीं दोनों लोग के द्वारा किया गया है। जीव विज्ञान के जनक अच्छा किसे कहते हैं? सिंपल सा, सबको पता होगा, अरस्तु कहते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान के यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जनक कहा जाता है इनको। अच्छा, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं भैया? जीव विज्ञान को ही जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान बोलिए चाहे जंतु विज्ञान बोलिए, जीव विज्ञान चाहे जंतु विज्ञान, दोनों के जो जनक है अरस्तु जी हैं। इस बात को याद रखना। अच्छा, अगर बोला जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है भाई? हमारे अगर जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में मतलब बायोलॉजी में हम जीवों का भी और वनस्पतियों का भी अध्ययन करते हैं। दोनों अलग अलग है, एक तरह से जीव विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान। इंटर के बाद बट जाता है, बीएससी में बट जाते हैं दोनों सब्जेक्ट, दोनों पढ़ते हैं। जो बायोलॉजी है, बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं। जूलॉजी में जीवों का अध्ययन होता है, बॉटनी में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। भाई यही तो होता है। अब यह जो हमने पढ़ा भाई जीव विज्ञान है, इसके तो जनक कहे जाते हैं अरस्तु। लेकिन अगर बात करें वहीं पर वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। इस बात को याद रखना। अब आते हैं जीवों के नामकरण में। आखिर जीवों का नामकरण की जो द्विनाम पद्धति है किसने दिया? 5 एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं, 5 जगत के बारे में नहीं बात कर रहे हैं।
5 जगत में आएंगे जिसको विटेकर ने बांटा था। लेकिन इसके पहले ही जीवों की द्विनाम पद्धति के बारे में बताए थे। उनका नाम था, आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत जो किए थे उनका नाम था भैया कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम याद कर लेना। द्विनाम पद्धति आपसे पूछा जाएगा, कैरोलस लीनियस, इसके लिए हम कल एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। कैरोलस लीनियस द्विनाम पद्धति, जैसे मानव का होमोसेपियंस नाम है ना, इस प्रकार से हर एक जीव का दो दो नाम, हर एक सब्जेक्ट का। जैसे कि बात करें मस्का डोमेस्टिका, मक्खी का नाम है मस्का डोमेस्टिका। इस तरह से जो द्विनाम पद्धति की जनरेट की है वो कौन की है भाई? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति साइंटिफिक नेम एक तरह से मानव कहाँ बना है, किससे बना है? होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस बहुत बड़ी एक जनजाति थी जिससे कि एक तरह से मानव की उत्पत्ति हुई है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दिया है, इस बात का याद रखना। अब आते हैं बाबा कौन आते हैं, मतलब एक चीज और याद रखना, जो लीनियस है उनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं? तो हम किसे कहते हैं भाई? कैरोलस लीनियस को कहते हैं, इस बात को याद रखना। अब कैरोलस लीनियस पूरा नहीं बोलेंगे, जहां इनका नाम आएगा सिर्फ हम लीनियस पुकारेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं, चर्चा करते हैं भाई, अब आधुनिक जीव विज्ञान की बात कर ले। आधुनिक जीव विज्ञान में जो सर्वाधिक अगर देखा जाए मान्यता किसे प्राप्त हुआ? विटेकर को प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इन्होंने जो वर्गीकरण किया पूरा का पूरा जीव विज्ञान को 5 भागों में वर्गीकृत किया। किसमें? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। यह हम आज थोड़ा सा परिचय देख रहे हैं। कल से मोनेरा के ऊपर एक वीडियो, प्रोटिस्टा के ऊपर, कवक के ऊपर, पादप के ऊपर, जंतु के ऊपर, सेल के ऊपर, इस तरह से एक एक वीडियो आएंगे। अब सिर्फ बायोलॉजी बचा है, यह कंप्लीट होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम थोड़ा सा आपका एसएसटी भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम निश्चिंत हो गए। आपका फिजिक्स खत्म हो गया, केमिस्ट्री खत्म हो गया जो आप में है सिलेबस में। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट किए। अब आराम से चलेंगे, क्योंकि गाड़ी अब ज़्यादा भगाने से नहीं फायदा। आराम से चलते हुए आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। यानी कि ये 5 भाग में बांटने का काम किसने किया? आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे विटेकर ने किया। क्या नाम है उनका? क्या नाम है भाई? विटेकर नाम है, जिन्होंने 5 जगत में हमारे एक तरह से 5 जगत में वर्गीकृत किया जीव विज्ञान में। तो बताएंगे कौन कौन से 5 नाम है। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, इस तरह से बता देंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इस तरह से 4-5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं, अच्छा मोनेरा क्या होता है? मोनेरा सबसे बड़ी बात है। मोनेरा किसे कहते हैं? मोनेरा एक कोश की प्रोकैरियोटिक है। अब प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत आसानी से समझेंगे, जिसमें कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का यूकैरियोटिक में एक तरह से जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका एकल हेलिकल मतलब सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। बहुत सारे इसमें अंतर हैं, हम बताएंगे सबको इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ परिचय देख लीजिए, है ना। तो यानी कि जो मोनेरा की बात करेंगे तो मोनेरा किसे कहते हैं? यह एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवों का एक तरह से यह पूरा का पूरा संगठन है, एक कोश की। किसका? एक कोश की, जो हमारे कह लीजिए कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनका। अर्थात इनमें न तो विकसित कोशिकाएं होती हैं और न ही इसमें संगठित केंद्रक होते हैं। इसमें ना ही विकसित कोशिकाएं भी होती हैं, ना कुछ नहीं होता है, ना ही विकसित कोशिकाएं होती हैं और ना इसमें संगठित केंद्रक होता है। संगठित यानी कि केंद्रिका झिल्ली की अभाव होती है इसमें केंद्रिका झिल्ली होती नहीं है, चलते फिरते नहीं, एक जगह पड़े रहते हैं ऐसे। लेकिन होते हैं जीव, कैसे जीव? प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कुछ में कोशिका भित्ति ही नहीं होती है और कुछ में होती है। कोशिका भित्ति हमेशा पादप में पाया जाता है, मनुष्यों में नहीं, जीवों में नहीं पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है सब में पाया जाता है। इस बात को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है। थोड़ा सा हम पढ़ते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिए, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा सारी बात को लिखते चलिए। कोशिका भित्ति केवल और केवल पौधे में यानी पेड़ पौधे में पादप जगत में पाया जाता है, क्योंकि उनका पपड़ी जो होता है देखते हैं काला काला हो जाता है। मान लो नाखूने से कोनो जो गए कोच दिए उसमें बेचारे का जो होगा थोड़ा सा जो उसमें जो उसके कह लीजिए कि जो तत्व होंगे वो निकलने लगते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए एक तरह से भगवान ने उनको पहले सुरक्षा कवच दिया है, उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। और एक कोशिका झिल्ली होता ही है। कोशिका झिल्ली के अंदर सारी चीजें होती हैं हमारी, हम बताएंगे, केंद्रक वगैरह सब कुछ कोशिका झिल्ली में बंधे होते हैं, पढ़ेंगे सब कुछ, फिगर समझेंगे। अब दूसरा बात आता है, पहला हो गया मोनेरा। अब प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किसे कहते हैं? इसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीव होते हैं। हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक किसमें? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में इसमें एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कभी कभी यह बहुकोश की भी हो जाते हैं, मतलब इसमें कोशिकाएं बहुत, जैसे हमारी शरीर है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी है। एक कोश की जीव की बात करेंगे तो क्या होता है? एक कोश की जीव जैसे कवक भी बहुत सारे कोश की जीव है। जैसे कि बात करें, बहुत सारे सवाल हैं, एक कोश की अभी हम बताते हैं। युगलिना जैसे हो गया, यह भी एक कोश की है
है ना। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोश की सबसे बड़ा कौन है, बता देंगे। एक कोश की सबसे बड़ा जीव अगर पृथ्वी पे बात करेंगे तो बता देंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, एक कोश की, इस बात को याद रखना है। इनमें एक कोश की यूकेरियोटिक जीव आते हैं प्रोटिस्टा में। कभी कभी यह क्या होता है, बहुकोश के भी होते हैं इसमें। इसी की बात करें जैसे केल्प हो गया, केल्प एक तरह से समुद्री घास है, केल्प या फिर समुद्री घास कर लीजिए। यह पादप और जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी होते हैं। कौन से, प्रोटिस्टा। पादप और ना ही सही से पादप होते हैं ना ही सही से जंतु ही होते हैं। यह एक तरह से पादप और जंतु एवं कवक, फंजाई से बोलते हैं। फंजाई अभी आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो कि कूड़े करकट से उत्पन्न होते हैं, अचार उचार पिकल वगैरह बहुत दिन का होता है तो उसमें वाइट वाइट लग जाता है, वही सब कवक होते हैं, है ना। तो यह पादप जंतु कवक के बीच की एक कड़ी है। कौन, प्रोटिस्टा। याद रखेंगे इस वर्ग के कुछ जीवों को गमन के लिए, हिलने डुलने के लिए क्या कहते हैं, सिलिया और फ्लैजिला कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक, यह वर्ड सिलिया और फ्लैजिला नामक संरचना विटेकर के किस वर्गीकरण में पाया जाता है, तो बताएंगे प्रोटिस्टा में पाया जाता है। किसे कहते हैं सिलिया और फ्लैजिला नामक गमनकर्ता संरचना, तो बताएंगे प्रोटिस्टा के अंदर पाया जाता है। बस कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में केंद्र का झिल्ली भी पाई जाती है, यह याद रखेंगे। अब यह नहीं कहा जा सकता कि प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, अगर हम बात करें कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली सब में पाया जाता है। तो इसमें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। इसका मतलब यह कैसा व्यवहार कर रहा है, पादप और जंतु दोनों की तरह। इस बात को याद रखना, क्योंकि जंतु में अगर जो रियल हम आप हैं, जंतु हैं, बिलार, कछुआ, डॉग, कैट, ये सब जो है, बिल्ली वगैरह जो है, इसमें केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाया जाएगा, कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस बात का यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी, मतलब स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह से कार्य करते हैं, एक तरह से कह लीजिए। अगर इनको देखा जाए कोशिका भित्ति के रूप में तो ये स्वपोषी, अगर कोशिका भित्ति के नहीं रूप में देखें, कोशिका झिल्ली के रूप में देखेंगे केवल उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी। अगर जंतु के रूप में मिलते हैं तो इसमें यह विषमपोषी होंगे, यानी कि परपोषी होंगे। इस बात का याद रखना। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, एक कोश की शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, युग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लोरेला हो गया, अमीबा हो गया, ये सब के सब हैं प्रोटिस्टा के भाग। याद रख लेना मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, हम सब पर बनाएंगे। अमीबा पर एक वीडियो लाएंगे, क्लोरेला पे एक वीडियो लाएंगे, जो आपके पूरा का प्रोटोजोआ पे एक वीडियो लाएंगे, पूरा फिगर बना के आपको बनाना है ग्रुप आपके इसमें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन आपको यह बहुत भविष्य में काम आने वाला है। हर जगह जितने चैप्टर हम आपको दे रहे हैं ना, आगे भविष्य में आप शिक्षक के लिए भी अगर तैयारी करेंगे तो इसको बिना देखे मत जाइएगा, नहीं तो कहेंगे तो यही वीडियो हम लगा देंगे सुपर टेट वाले में, यूपी टेट वाले में, जिससे कि आप वहाँ पर भी देख सकते हैं इसको। इसके बाद कवक आ जाता है, तीसरा नंबर। कवक तो सभी लोगों को पता है, कवक सभी लोग जानते हैं। अगर पुराना घर, मतलब कि मान लीजिए घर में बहुत पुराना अचार वगैरह हो, बहुत पुराना मान लीजिए दाल वगैरह रखा हो, तो सीडन के कारण उसमें वाइट वाइट लग जाते हैं, या फिर रोटी वगैरह हो तो उसमें रुई जम जाता है, रुई की तरह देखते होंगे, तो वही हमारा है कवक, फंजाई से बोलते हैं। अच्छा, यह बहुकोषीय होता है, याद रखेंगे इसमें बहुकोषीय होते हैं। यह यूकैरियोटिक जीव होता है। कैसा जीव होता है कवक, यूकैरियोटिक जीव होता है, यानी कि यह दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि विषमपोषी होता है। इसे कहते हैं परपोषी, याद रखेंगे परपोषी कहते हैं। याद रखना, इसे स्वपोषी नहीं कहते हैं, क्योंकि कवक दूसरे पे डिपेंडेंट है। किस पे, अचार सड़ा हुआ है तो उस पर, बहुत दिन का खाना रखा है तो उस पर, है ना। देखते हैं फफिया वगैरह पानी में पड़ जाता है, बहुत दिन का रहता है, तो वह सब कवक के ही एग्जाम्पल है। याद रखना, जो पोषण अपना सड़े गले में करते हैं, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से करते हैं, निर्भर होते हैं उस पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। बस याद रख लेना इतना। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विषमपोषी। और यूकैरियोटिक का मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिकल होता है। और यूकैरियोटिक और मतलब इसे यूकैरियोटिक कहते हैं ना, प्रोकैरियोटिक नहीं कहते हैं। सिंगल हेलिकल नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। यूकैरियोटिक का डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर, और प्रोकैरियोटिक का सिंगल हेलिकल होता है डीएनए स्ट्रक्चर। हम पढ़ाएंगे इसको, डीएनए वगैरह सबके बारे में बताएंगे आगे, है ना। अब यानी कि यह कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, इस वजह से हमारे स्वपोषी नहीं होंगे। याद रखेंगे परपोषी, मतलब एक तरह से विषमपोषी होंगे। इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है, यह मृतजीवी होते हैं। देखते हो कभी कवक उड़ता है, कवक चलता है, कवक दौड़ाता है, ऐसा नहीं ना। इसमें सेलुलोज की अनुपस्थिति होती है, यानी कि जो कवक है इसमें सेलुलोज नहीं होता है। याद रखना मित्र, जैसे कि ईस्ट बात करें एग्जाम्पल में, ईस्ट भी एक कवक है। मशरूम जो हम लोग घर में बनाते हैं, मशरूम भी हमारा क्या है, एक तरह से कवक है, फंजाई है। पेंसिलियम ये भी हमारा क्या है, कवक का एग्जाम्पल। इसके बाद आते हैं पादप जगत, मोस्ट इंपॉर्टेंट पादप, सब पर एक एक वीडियो लाएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा परिचय है, ध्यान सुन लीजिए। प्लांटी बोलते हैं, प्लांटी, ये सेलुलोज से बने होते हैं।
इनके अंदर सेलुलोस होता है, सेलुलोस से बनी एक कोशिका भित्ति होती है। इनके पूरा ऊपर आवरण होता है जो काले रंग का, तो उसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। याद रखना, यह केवल कोशिका भित्ति पादप जगत में ही पाए जाते हैं, है ना, और प्रोटिस्टा में भी पाया जाता है। आगे मोनेरा में देखें तो वहाँ पे भी कुछ में पाया जाता है, याद रखेंगे। बहुकोशिकी की बात करें, बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीवों का यह समूह होता है। बहुकोशिकी जीवों का यह समूह होता है ना। बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीवों का यह समूह होता है पादप जगत। याद रखेंगे, इसमें बहुकोशिकी होते हैं, जैसे हम मानव हो गए उसी प्रकार से पादप भी होते हैं, सिर्फ चल फिर नहीं पाते हो, वो भी श्वसन करते हैं, है ना। यह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, क्लोरोफिल से बनाते हैं। याद रखना है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना। इनका शरीर ऊतकों द्वारा बना होता है, अंगों से निर्मित होता है, या फिर ऊतकों द्वारा बना और अंगों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं। ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से पादप बनते हैं, और हम मानव का भी यही कार्य होता है। अब जंतु की बात कर ले। जंतु में हम लोग आ जाते हैं, हम लोग जो जंतु हैं इस जगत में सभी बहुकोशिकी जंतु समभोजी होते हैं। क्या होते हैं? समभोजी, यानी कि होलोजोइक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि यूकैरियोटिक होते हैं। इनका यह तरह से दूसरे पे आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों पे, है ना। इनको क्या कहते हैं? विषमपोषी यानी कि परपोषी कहते हैं। ये उपभोक्ता जीव पूरा का पूरा जो होता है, ये उपभोक्ता जीव में सम्मिलित होता है, मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर आश्रित होते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। जेलीफिश जैसे हो गया, कृमि हो गया, सितार मछली हो गई, हम आप हो गए, यानी मानव जगत हो गया, सरीसृप हो गए, उभयचर हो गए, स्तनधारी पक्षी हो गया, ये सब के सब जो आते हैं जंतु जगत में आते हैं। अब इसके ऊपर एक एक वीडियो लाएंगे, लेक्चर लाएंगे, बस आप लोग इसको पूरा अच्छे से एक बार सुनकर लिख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक चीज़ और बता देते हैं आपको हम, जैसे आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं बायोलॉजी में? आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं भाई? तो बता देना है आपको, लीनियस को कहते हैं, कार्लिनस लीनियस को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही द्विनाम पद्धति दिया था 1801 में। 1801 में नहीं, वो तो हमारे कौन थे भाई? तो हमारे 1801 में लेमार्क थे ना, जिन्होंने बायोलॉजी के शब्द दिया था। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहते हैं? कार्लिनस लीनियस को कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? अनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं भाई? तो बता देंगे मित्र, इन्हें मेंडल को कहते हैं, मेंडल को कहा जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद आता है मित्र आपका द्विनाम पद्धति। हमने बता दिया द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया? लीनियस के द्वारा ही दिया गया। लीनियस याद रखना, मात्रा वगैरह सही कर लेना, लीनियस के द्वारा दिया गया, याद रखेंगे मित्र। अगर बात करेंगे हरित क्रांति के जनक पूरे विश्व में कौन है? हरित क्रांति के जनक, क्योंकि बायोलॉजी से जुड़ा है, हरित क्रांति के जनक याद रखेंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये अमेरिका के थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग यह थे। अगर भारत की बात करें हरित क्रांति के जनक, भारत के कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लिख लीजिएगा सही से भाई। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, और हरित क्रांति के केवल जनक पूरे विश्व की बात करेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। इसके बाद अगला आ जाते हैं, और कुछ चीजें हैं, लिख लीजिए। अगर बात करेंगे श्वेत क्रांति के जनक कौन थे मित्र? बता देना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, याद रखना है। इसके बाद श्वेत क्रांति के जनक के बारे में याद हो गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं, लिखते चलिए आप लोग सभी प्रशिक्षु लिखते चलिए। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, पारिस्थितिकी के जनक किसे कहते हैं भाई? बता देंगे, हम कहते हैं भैया पारिस्थितिकी के जनक को कहते हैं रामदेव मिश्र को कहते हैं। इस बात को याद रखें, रामदेव के मिश्र को कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक, जीवाश्म विज्ञान के जनक, भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं भाई? बीरबल को कहते हैं, बीरबल साहनी करके हैं, बीरबल साहनी को कहते हैं। इसके बाद लास्ट लिख लिया टीकाकरण। सभी को पता होगा भाई, सबसे पहले टीकाकरण का उत्पादन किसने किया था भाई? सभी को पता है, टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। इसके बाद लास्ट लिखिएगा जीवाणु विज्ञान के जनक, यानी वायरस जो इस समय आपको पता है बहुत तबाही मचाया हुआ है, ल्यूवेनहॉक। क्या है? ल्यूवेनहॉक, इनको कहा जाता है वायरस के जनक, यानी कि सबसे पहले वायरस के बारे में इन्होंने ही पता किया था, जीवाणु के बारे में। इतनी बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं इधर अपने मेन पॉइंट पे। देखिए ध्यान से, सभी प्रशिक्षु देखेंगे और नोट करते हुए चलेंगे।
रिक्वेस्ट है सभी से कि आप लोग थोड़ा सा हेल्प करते रहिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहला साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक या फिर कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन होता है। इसमें साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन होता है। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी से आप समझ रहे हैं, इसमें क्या होता है, कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन होता है, मतलब चौतरफा इसमें अध्ययन होता है। याद रखेंगे, इसमें कोशिकाओं का चौतरफा अध्ययन होता है, लिख लीजिएगा। मार्फोलॉजी, अच्छा मार्फोलॉजी में क्या होता है, याद रखें मार्फोलॉजी में जीवों की आकृति एवं संरचना और उसके एक तरह से कह लीजिए उसका पूरा का पूरा रचना के बारे में, मतलब पूरे संरचना और आकृति का जिक्र इसमें किया गया है मार्फोलॉजी में। इसके बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है भाई, एनाटॉमी में क्या, शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। याद रखेंगे, जीवों के शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। आंतरिक संरचना के बारे में जिक्र, मतलब अंदर के आंतरिक संरचना के बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी अब हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है, याद रखेंगे। इसमें क्या किया गया है, जीवों के आंतरिक जीवों के विभिन्न प्रकार के जनक, जीवों के विभिन्न प्रकार के जनक का अध्ययन किया गया है इसमें हिस्टोलॉजी में। जनक के प्रकार के जनक का अध्ययन, मतलब कि अलग अलग, मतलब कि एक तरह से साइंटिफिक रीजन, अलग अलग प्रकार के अध्ययन इसमें किए जाते हैं। हिस्टोलॉजी नाम से पता चल रहा है हिस्ट्री की बात, बायोलॉजिक हिस्ट्री की बात। जैसे कि हमने बताया आपको कि भाई आपके कहा जाता है जो आपके लैमार्क हैं या फिर जो आपके कार्ल लिनियस हैं, जो आपके विटेकर हैं, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि द्विनाम पद्धति, लिनियस के नाम से कार्नेल लिनियस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो आपके वर्गीकरण हैं, जो 5 भागों में बांटा हुआ है पूरे के पूरे जीव जगत को, तो उसे हम क्या कहते हैं, विटेकर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें की जिक्र होती है हिस्टोलॉजी में। फिजियोलॉजी में क्या होता है भाई, फिजियोलॉजी में याद रखेंगे जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। जैविक क्रियाओं का, जैसे आपका खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है, जैसे कि श्वसन आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उत्सर्जन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सेक्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें इसमें होती हैं जैविक क्रिया में। जेनेटिक्स में आपको पता है आपके पूरे के पूरे दादा बाबा परदादा यानी कि आनुवांशिकता के इसमें अध्ययन होता है। समानता हो गया, आप जिस फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं क्या उनसे क्या समानता है, आपका क्या विभिन्नता है उनसे, तो ये आनुवांशिकता होती है। तो आनुवांशिकता के बारे में जो जिक्र किया गया है जेनेटिक्स में किया गया है। इवोल्यूशन, आपको पता है इवोल्यूशन का मतलब कुछ चेंजेस होना, मतलब जीवों का एक तरह से कह लीजिए कि उनका विभेदीकरण कर देना, उनके बारे में कुछ चेंजेस करना, खोज बिनोज करना, उनके बारे में सर्च करना, ये सारी बातें इवोल्यूशन में है। भाई इवोल्यूशन का मतलब एक तरह से नए जनरेशन का शुरुआत हो जाना, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखना, और बहुत सारे हैं, आप लिखते चलिए बस। इसके बाद आ जाते हैं, जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, अब लिखते चलेंगे। सभी बच्चे लिखेंगे, अभी तक नहीं लिख रहेंगे तब भी लिखेंगे। लिख लीजिएगा पैलेंटोलॉजी, हिंदी में भी यही लिखेगा, इंग्लिश में भी यही है पैलेंटोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है भैया, फॉजल्स मतलब जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। अगला लिखिएगा पैलेंटोलॉजी के बाद टॉक्सिकोलॉजी मतलब टॉक्सिक मतलब क्या, जहरीला यानी विषैले पदार्थ का अध्ययन, बस ये लिख देना है, विषैले पदार्थ का अध्ययन इसमें होता है, विषैले पदार्थों का अध्ययन होता है। इसके बाद आ जाता है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन होता है, इसके बाद आ जाता है पैथोलॉजी आप देखते होंगे जगह जगह दुकान खुले होते हैं, आपके ब्लड टेस्ट हो रहे हैं उसमें, आपके एक तरह से डीएनए टेस्ट हो रहा है उसमें, तो पैथोलॉजी मतलब जहाँ पर रिसर्च होते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब याद रखेंगे, पैथोलॉजी मतलब कि रोग की प्रकृति और लक्षण को बताता है, लक्षण का अध्ययन और कारण के बारे में बताता है। भाई जो भी पैथोलॉजी है, आप जाएंगे ब्लड टेस्ट कराने तो आपको पता चला कि भैया हमको जॉइंडिस हुआ है, पीलिया हो गया है, ब्लड में पीलिया निकल गया है, या फिर ऐसा हो गया कि भैया बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक तरह से टाइफाइड हो गया है, और हो सकता है भाई हमारे जो
वाइट सेल्स हैं वो कम हो गए, ये सारी जानकारी मिलती है ना, तो वो पैथोलॉजी ही कहलाता है। इसके बाद और लिखिएगा पैथोलॉजी के बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर सबको पता है, बच्चों को पता है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। लिख लीजिएगा सभी बच्चे, सभी लोग लिखते चलेंगे भाई। सॉरी एपीकल्चर है ना, मधुमक्खियों का अध्ययन होगा ना भाई, मधुमक्खियों माफ़ी करिएगा, मधुमक्खियों का अध्ययन। इसके बाद याद रखेंगे एपीकल्चर के बाद बैक्टीरियोलॉजी। नाम से पता चल रहा है, बैक्टीरियोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है। बैक्टीरियोलॉजी मतलब कि जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन लिख लीजिएगा। अगला नेक्स्ट लिखिएगा। इसके बाद लिखेंगे सेरीकल्चर का मतलब हो गया प्रशिक्षुओं मधुमक्खियों का अध्ययन। एक मिनट, सेरीकल्चर है ना, तो सेरीकल्चर का मतलब हुआ रेशम के कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन हो गया। इसके बाद एपीकल्चर आएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका मोरीकल्चर। लिख लीजिएगा, शायद ही सुने होंगे मोरीकल्चर में क्या होगा, मोर का अध्ययन नहीं होगा भाई। मोरीकल्चर में आपका एक तरह से कह लीजिए कि जो सहतूत होते हैं ना, सहतूत के कीड़े देखे होंगे आप, सहतूत के कीड़े बहुत रेशमीदार होते हैं, सहतूत के कीड़ों का अध्ययन, लिख लीजिए सहतूत के कीड़ों का अध्ययन इसमें होता है। इसके बाद आ जाता है आपका एनाटॉमी। एक मिनट रुक जाइए, एंटोमोलॉजी पहले लिख लीजिए, एंटेमोलॉजी। सभी को पता है एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन किसमें होता है, एंटेमोलॉजी में होता है। इसके बाद आ जाता है वायरोलॉजी लिख लीजिए फटाफट। वायरोलॉजी में क्या होता है, विषाणुओं का अध्ययन होता है। इसके बाद क्या आ जाता है भाई, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है, कवक का। लिखते चलिए भाई, सभी प्रशिक्षु लिखते चलेंगे, यहाँ से एक नंबर 2 नंबर आपके एग्जाम में टपकने वाले हैं, याद रखना। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन हो गए। इसके बाद भैया फाइकोलॉजी सारा का सारा अध्ययन एक ही जगह खत्म करते हैं। शैवाल का अध्ययन क्या होता है भाई, शैवालों का अध्ययन होता है। इसके बाद मित्रों याद रखेंगे फाइकोलॉजी के बाद होता है डेंड्रोलॉजी। नाम से पता चल रहा है, डेंड्रोलॉजी मतलब डंडे का अध्ययन, यानी कि वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन हो गया। इसके बाद याद रखेंगे मित्र एंथोलॉजी लिखिए, एंथोलॉजी में होता है पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन होता है। इसके बाद याद रखेंगे भाई पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन लिख लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में ऑर्निथोलॉजी आपको पता चला नाम से। ऑर्निथोलॉजी का मतलब पक्षियों का अध्ययन भाई। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। इस बोर्ड पे जो लिखा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यह था पूरा का पूरा, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। कल से हम सेल स्टार्ट करेंगे। सेल जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे छोटी इकाई सेल की, पूरे शरीर का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो शेयर करिए, रिक्वेस्ट है। सारे क्लासेस सुबह वाला जरूर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और सारे यूपीटेट के क्लास जो सजा दिए गए प्लेलिस्ट में वो देखिए। जो बच्चा लाइक करता है सिर्फ उसी से उम्मीद करते हैं कि वो शेयर करेगा। धन्यवाद।